टू दी पार्ट 7 ऑफ द सोल्यूशन चैप्टर। सो आज का वीडियो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके चैप्टर सोल्यूशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट आस्क्ड टॉपिक है, दैट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो वी हैव लॉट टू लर्न एंड लॉट टू डिस्कस। स्टार्ट करते हैं इसको। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि वैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे जो हम सोल्यूशन ले रहे हैं दैट इज़ डाइल्यूट सोल्यूशन। जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है वो उसमें जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपका प्रेजेंट होता है दैट इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द सॉल्वेंट। सोल्यूशन में होता क्या है एक्चुअल में, कि ऐसे सोल्यूशन जो रहते हैं वो थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो आप, आइडियली बिहेव करते हैं। ठीक है, इनका जो नेचर शो करेगा वो क्या होगा, आइडियल बिहेवियर की तरह थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन पढ़ते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होता क्या है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डिपेंड करती हैं जस्ट ऑन दी करता है। इसका मतलब यहाँ पे है कि उनके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पे डिपेंड करेगा एंड नॉट अपॉन देयर नेचर। नेचर का मतलब किसी के भी सोल्यूट कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने यूरिया ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने ग्लूकोज ले लिया, एनीथिंग। ठीक है, तो वहाँ पे जो सोल्यूट का नेचर है उसके इंडिपेंडेंट होगा आपका प्रॉपर्टीज़। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके जस्ट नंबर ऑफ मोल्स पे। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को जब हम पढ़ते हैं फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन इट इज़ नोन एज वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। एक एग्जांपल लेते हैं, करे एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया था कि जब हमने 1 मोल ऑफ सुक्रोज लिया, ठीक है, जब 1 मोल ऑफ सुक्रोज लिया हमने 1 kg ऑफ वाटर में, व्हाट वी ऑब्जर्व दैट कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये सोल्यूशन जो फ्रीज हो रहा था दैट वाज नियर अबाउट -1.86 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना आया था? -1.86 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही हमने एक और केस ले लिया जहाँ पे हमने यूरिया भी 1 मोल ले लिया। ठीक है, और सेम 1 kg ऑफ वाटर में उसको डिज़ोल्व किया, तो उसका भी जो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट आया दैट केम अबाउट -1.86। सो यहाँ से इन्फ्रेंस क्या ड्रॉ हुआ? यहाँ से इन्फ्रेंस ये ड्रॉ हुआ कि जो आपका यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो बस डिपेंड कर रहे हैं अमाउंट यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पे डिपेंड कर रहे हैं एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर। उसी को हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो यस, डेफिनेशन चेक कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। तो जो मैंने भी क्या हो गया, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइल्यूट सोल्यूशन विच डिपेंड्स मेनली अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगे ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट इज नोन एज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल लेके भी दिखाया है जहाँ पे हमने सुक्रोज का एग्जाम्पल लिया था और यूरिया का एग्जाम्पल लिया था और इसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को भी यहाँ पे डिस्कस किया है। दूसरी बात जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन है उसमें सोल्यूट कैसे नेचर का होना चाहिए। तो सोल्यूट यहाँ पे जो हम देखते हैं या ले रहे हैं दैट इज़ नॉन वॉलेटाइल नेचर। ठीक है, तो जो आपका सोल्यूट है वो क्या है यहाँ पे, नॉन वॉलेटाइल नेचर का। दूसरा ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो भी आप यहाँ पे सॉल्वेंट ले लेंगे वो आयनाइज नहीं होगा। ठीक है, कह सकते हो कि ये क्या होगा, नॉन आयनाइजेबल है, यही हम कहेंगे ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो क्या होते हैं, अपने टूट जाते हैं जब आप करंट पास करते हो। तो ये कैसा होना चाहिए इसका, नॉन आयनाइजेबल। ठीक, नॉन आयनाइजेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या करेगा, वो सॉल्वेंट के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कहानी थी आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को। अब इस टर्म्स में हमें कौन कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं आपके, वो हैं 4। तो फर्स्ट वन इज़ द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। द फर्स्ट वन इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हमने पहले के वीडियो में भी डिस्कस कर चुका है जहाँ पे हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बात की थी। तो वहाँ पे हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का इक्वेशन भी डिराइव किया था। ठीक है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। दूसरी बात, दूसरा जो आपको पढ़ना है यहाँ पे वो है दैट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दैट इज़ BP। and the next one is depression and freezing point. ठीक है,
next one is the depression in freezing point, and the last one is the osmotic pressure. ठीक है, तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ है ये किस पे डिपेंड करेंगे, सारे डिपेंड करेंगे ओनली ऑन द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कितने अमाउंट में आपका सल्यूट प्रेजेंट है उसी पे डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर थिंग। तो अब ये एक एक करके इसको समझते हैं और देखते हैं। सो यस डियर स्टूडेंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू जीटा, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। इसको हमने जब रॉल्स लॉ देखा था अबाउट द नॉन वोलेटाइल सल्यूट, वहाँ पे हमने इसकी डेरिवेशन भी देख ली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बता देते हैं कि क्या होता है। तो पी नॉट यहाँ पे है, ये है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। दूसरा पी एस जो है ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, एंड x2, ये x2 भी लिखा रहता है या फिर x यानी जीटा सल्यूट भी लिखा रहता है। इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। ठीक है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट से ये डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है, तो देखो जो वेपर प्रेशर होता है वो नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, क्योंकि हमने बताया आपको कि डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए, जो यहाँ पे आपका सल्यूट होना चाहिए वो नॉन वॉलेटाइल होता है और नॉन आयनाइजेबल होना चाहिए। कहने का मतलब वो कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन रिस्पेक्टिव सल्यूट सॉल्वेंट में नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली कि जब आप नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डालते हो तो जो वेपर प्रेशर है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये कहानी इतनी समझ ली कि वेपर प्रेशर, और इस टर्म्स को ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर आपका क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगा वो कैसे आएगा, तो उसको देख लेते हैं। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट मैंने कहा इसको 2 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट अपॉन टोटल, दैट इज़ N1 प्लस N2। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स दैट इज़ गिवन बाय वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, यही तो हमने जाना है। अब हमें क्या करना है, सिंपल वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। जब आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन बन के आएगी दैट वुड बी पी नॉट यहाँ पे, और N2 क्या हो जाएगा, W2 अपॉन M2, और ये हो जाएगा N1 क्या हो जाएगा, W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये आपका कब केस है, ये जब आपका केस जो ये है आपका ये फॉर द वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, तो ये कंडीशन है अगर ये फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, बट अगर मैंने कहा कि जो सोल्यूशन वो बहुत ही वेरी वेरी डाइल्यूट है, तो वेरी वेरी डाइल्यूट जब हो जाएगा तो जो मोल फ्रैक्शन, जो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस सल्यूट होगा वो क्या होगा, दिस फैक्टर। ठीक है, जो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस सल्यूट हो जाएगा सॉल्यूशन सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपका N1 है, ठीक है, N2 है, उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर वेरी बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट। जब सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होगा तो उसमें जो आपके टोटल, जो यहाँ पे टोटल आ रहा है यहाँ पे, इसका जो मोल होगा सॉल्यूट का विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट वो बहुत ही कम हो जाएगा। अब जब बहुत ही कम हो जाएगा तो उसको हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, किस में नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नीचे वाले टर्म में यानी टोटल में। तो आपका फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन जो इक्वेशन बन जाएगा, हम यहाँ पे और भी लिख देते हैं कि N2 क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, N2 कैन बी नेग्लेक्टेड। N2 can be neglected
इन टर्म्स ऑफ टोटल, ठीक है, टोटल में ऊपर वाला आप नहीं नेग्लेक्ट करोगे, ठीक है, नीचे के टर्म्स है, क्योंकि सॉल्वेंट के टर्म्स में इसके नंबर ऑफ मोल्स बहुत ही कम है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो आपके पास जो इक्वेशन अब बन के आएगा दैट वुड बी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अब ये टर्म हमने एकदम ही नेग्लेक्ट कर दिया है, दैट इज़ W2 अपॉन M2। तो आपके पास जो इक्वेशन बच जाता है दैट इज़ W2, इसको मैं ऐसे लिख दे रही हूँ M2, और क्योंकि ये टर्म दैट इज़ ये वाला टर्म इट इज़ बीइंग नेग्लेक्टेड, ठीक है, तो आपके पास बच क्या जाता है W1 इंटू M1, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन जो आपके पास रह जाती है वो ये रह जाती है, ठीक है। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो ये अपने आप क्या कर सकते हो, उसको डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना है कि फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन जो हमारे नीचे का टोटल का टर्म है उसमें से हम N2 को एलिमिनेट कर रहे हैं, यानी सल्यूट को एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ये न्यूमेरिकल बेस्ड है आपके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहता है क्वेश्चन, उसको एक बार समझ लेते हैं। दैट इज 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ एथिल एसीटेट एट 20 डिग्री सेल्सियस। द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन एंड द प्योर एथिल एसीटेट आर 72 एंड 72.8 टॉर। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सल्यूट, ठीक है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ध्यान देना है कि क्या क्या आपके क्वेश्चन में गिवन है, यू हैव टू राइट इट डाउन। इससे आपका हाफ ऑफ द वर्क क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है एंड आपको अच्छे से इसको सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। तो हमारे पास क्या दिया है, वेट ऑफ द सॉल्यूट दैट इज़ W2 दिया है 0.5 ग्राम, वेट ऑफ द सॉल्वेंट भी दिया हुआ है दैट इज़ एथिल एसीटेट, उसका दिया हुआ है 100 ग्राम, प्रेशर वेपर प्रेशर दिया है सोल्यूशन का और प्योर एथिल एसीटेट का, दैट इज़ प्योर का दिया है इट इज़ 72.8 टॉर और सोल्यूशन का दिया है 72, ठीक है। इतनी कहानी आपने लिख ली। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आप देखो कि मोलर मास जो आप निकाल सकते हो एथिल एसीटेट का, तो एथिल एसीटेट एक्चुअल में होता क्या है, तो एथिल एसीटेट जो होता है वो आपका एसीटेट से बना है दैट इज़ CH3COOH, एसिटिक एसिड होता है, एसीटेट आयन क्या हो जाएगा CH3COO, एथिल का मतलब क्या हो जाएगा C2H5। अब इसका आप निकालो कि मोलकुलर मास क्या आ जाएगा, मोलर मास क्या हो जाएगा, तो दैट कम्स आउट टू कि यहाँ पे देखो कितने कार्बन आइटम है, तो यहाँ पे 4 कार्बन आइटम है, तो क्या हो जाएगा मास क्या हो जाएगा 4 × 12 दैट्स कम आउट टू बी 48। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है तो इसका क्या हो जाएगा 1 × 8 यानी कि 8 आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन आइटम है, ठीक है, तो उसका क्या आ जाएगा, सो एक का होता है 16 तो 2 का कितना हो जाएगा 32। जब ऐड ऑन करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 8 1 कैरी 88 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये आपका आ गया दैट इज़ दी M1 ऑफ दी। तो यहाँ पे हम वो भी लिख लेते हैं कि M1 जो आपने अभी कैलकुलेट किया दैट कम्स आउट टू बी 88 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आ गया आपका M1, ठीक है, ठीक है। तो हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और क्योंकि ये सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है, कैसे पता चलेगा 0.5 ग्राम वो भी 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो मोल टर्म है आपके सॉल्वेंट सोल्यूट का वो हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा N2 अपॉन N1 एंड डायरेक्टली आपको यहाँ पे सोल्यूट का जो भी है ये अभी आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट विल बी W2 अपॉन M2 इंटू इसका हो जाएगा W1 इंटू M1, ठीक है। यही तो हो जाएगा फॉर्मूला आपका। अब यहाँ पे बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये क्या हो जाएगा 72.8 माइनस 72 अपॉन 72.8 इक्वल टू W2 0.5 हो गया इंटू 88 मॉलिक्यूलर मास हमने अभी निकाला था एथिल एसीटेट का। दूसरा MB हमें निकालना है, ठीक है, दैट इज़ MB या कहो इसको M2 हमने लिया तो M2 इंटू आपका हो गया 100 दैट इज़ वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अब इसको आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपके पास जो M2 की वैल्यू आ जाएगी दैट कम्स आउट, जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 72 में से माइनस करोगे तो इट कम्स आउट टू 0.8, ठीक है। एक मिनट इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, M2 इधर हो गया तो ये क्या हो गया 0.5 इंटू 88
अपॉन ये 100 यहाँ पे है ही, ठीक है। M2 को हम इधर ले गए, ये क्या आ जाएगा इंटू माइनस किया, व्हाट यू आर गेटिंग 0.8 और दिस वन इंटू ऊपर हो जाएगा 72.8। तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। सो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो इट कम्स आउट टू बी 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस सॉल्यूट दैट कम्स आउट टू बी 40 ग्राम पर मोल इनवर्स।